कुछ तुम लोग पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? आए हो? अच्छा, चलो नहीं पढ़ के आओगे तो पढ़ा देंगे, है ना। और जैसे कल कौन सा चैप्टर है? अच्छा कल तो छुट्टी है ना। अरे कल मतलब उसके अगले दिन ना, बायोमॉलिक्यूल ना। छुट्टी नहीं है कल, टेस्ट है ना। हाँ, फुल सिलेबस के टेस्ट अभी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो सबको पता है कि 50 दिन है हमारे पास में, है ना। 50 दिन में लिख दें क्या यहाँ पर थोड़ा? ये शेड्यूल है आपका, है ना। 48 दिन हो गए हमारे। 32 दिन आपकी क्लास चलेगी जिसमें पढ़ाया जाएगा आपको। 16 दिन आपके टेस्ट होंगे। बचे कितने? 2 दिन। 2 दिन छुट्टी है आपकी, ठीक है। अभी कब है? 20 और 21 में ना। ठीक है। तो इसमें हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जैसे आज हमने चैप्टर पढ़ा सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, तो अगले दिन जब आप आएंगे बायोमॉलिक्यूल, तो सेल और बायोमॉलिक्यूल को मिला के रिवाइज कर लें। फिर जैसे उससे अगले दिन है तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, तो इन दोनों को भी साथ में रिवाइज कर लें। और जो हमने सीक्वेंस रखा बायो में उसी हिसाब से रखा जिस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम चाहते तो द लिविंग वर्ड से स्टार्ट कर सकते थे, नहीं व्हाट इज लिविंग लेकिन अब व्हाट इज लिविंग से 2 साल से सवाल ही नहीं आया है, तो उसको पता चला कि उसी महीने पर निकाल दिया और सवाल कितना आया? 0। 2023 के बाद सवाल ही आज तक नहीं है उसमें से। तो हम लोग जैसे अभी सबसे पहले सेल यूनिट पढ़ेंगे, सेल के बाद जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के बाद बायोटेक, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उन टॉपिक को हम लोग पहले कवर करेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि बायोलॉजी में कितने यूनिट हैं? 10 यूनिट है। चैप्टर कितने हैं? 32। और क्लास कितनी होंगी? 32। यानी हर दिन एक चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के लिए भी मैंने पीपीटी वैसे बनवा लेगा, चाहोगे तो हम क्वेश्चन भी करा देंगे। 50-100 सवाल भी रोज हम लोग कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो भी वो भी दिखा देंगे। तो यूनिट नंबर 3 हमारी कौन सी है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इसमें कितने चैप्टर हैं? 3। पहला चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसमें कुछ सवाल मैं पूछूंगा, बताते चलना, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है कि इसमें एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया। कौन से? जीएन रामाचंद्रन। कब जन्म हुआ इनका? 1922 में। और पीएचडी कहां से किया था? कैम्ब्रिज से। कब? 1949। और जब कैम्ब्रिज में थे तब इनकी मुलाकात किससे हुई? लाइनस पॉलिंग किस पे काम कर रहे थे? अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट स्ट्रक्चर पे। और उनसे इन्फ्लुएंस हुई। डार्विन किससे इन्फ्लुएंस थे? माल्थस से इन्फ्लुएंस थे। पंचानन माहेश्वरी, डॉक्टर डब्ल्यू डजियन। और जीएन रामाचंद्रन, लाइनस पॉलिंग। तो लाइनस पॉलिंग से इन्फ्लुएंस होने के बाद इन्होंने काम करना शुरू किया इस पे? कोलेजन स्ट्रक्चर। और कोलेजन का इन्होंने कौन सा मॉडल दिया? ट्रिपल हेलिकल मॉडल, जो पब्लिश हुआ कब? 1954 में। किसमें? नेचर में। एक टर्म आपने पढ़ा था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट क्या है? फिजिको केमिकल अप्रोच। ये नीट 25 का सवाल भी था। तो फिजिको केमिकल अप्रोच का मतलब बायोलॉजी को समझने के लिए हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। फिजिक्स में जैसे माइक्रोस्कोप, केमिस्ट्री में जैसे स्ट्रेन। तो बायो को समझने के लिए जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं इसी कहते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। अब सबसे पहले हमने देखा कि जो अब सेल चैप्टर में हम लोग आ गए, है ना। और सेल चैप्टर में सबसे पहले आपको बताया गया कि सेल की डिस्कवरी के बारे में। सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। सेल, लिविंग सेल को पहली बार किसने देखा? लिवेन हॉक ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी? रॉबर्ट ब्राउन। गोल्जी बॉडी? कैमिलो गोल्जी। राइबोसोम? हाँ, जॉर्ज पैलेड। इन द ईयर 1953। अब सेल थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा है। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय रॉल्फ विर्चो इन द ईयर 1855। एंड सेल थ्योरी किस सन में दी गई थी? 1838-39। मैथियस स्लाइडेन
क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट इन द ईयर 1838। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? प्लांट पे। स्वान क्या थे? जर्मन। और जूलॉजिस्ट से तो प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, एनिमल पे? दोनों पे किया था। खास बात जो आपको ध्यान रखनी कि थे जूलॉजिस्ट, लेकिन प्लांट और एनिमल दोनों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और इन्होंने कहा कि प्लांट और एनिमल की जो बॉडी होती है, उस सेल और उसके प्रोडक्ट से बनी होती है। लेकिन सेल थ्योरी ये बताने में फेल हो जाती है कि नई सेल कैसे बनती है, हाउ न्यू सेल वर फॉर्म। तब फिर सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया, किसके द्वारा? रोडोल्फ विर्चो के द्वारा, इन द ईयर 1855, 1855 में। और उन्होंने कहा ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, यानी न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो नाउ द सेल थ्योरी अंडरस्टूड एज नंबर 1, all living organisms are made of cell and product of cell and new cells arise from pre-existing cell। पहला स्टेटमेंट किसका? स्लाइडेन एंड स्वान का। और दूसरा वाला रोडोल्फ विर्चो का। अगला टॉपिक, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब ओवरव्यू में दो तरह की सेल हमने ली। एक हमने लिया प्लांट सेल, कौन सी? अनियन पील। और दूसरा एनिमल में ह्यूमन चीक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बेसिक डिफरेंस किसका है? सेल वॉल का। क्या बातें कर रहे हो? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है तो, और नहीं है तो प्रोकैरियोट। अब यूकैरियोट में दो मेन सेल हैं, प्लांट और एनिमल सेल। इनमें भी डिफरेंसेस हैं। जैसे प्लांट और एनिमल में किसमें सेल वॉल है? प्लांट में वैक्यूल नहीं, दोनों में है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किसमें? प्लांट में। एनिमल में छोटी छोटी वैक्यूल हो सकती हैं, मेनी स्मॉल वैक्यूल। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में, सेंट्रियोल जनरली एनिमल सेल में पाया जाएगा। मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती हैं ताकि सेल लिविंग स्टेट में बनी रहे। तो रिएक्शन बताओ। ग्लाइकोलिसिस। कितने स्टेप होते हैं? 10 स्टेप होते हैं। और इसके एंजाइम कहां मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। तो साइटोप्लाज्म में हजारों रिएक्शन चल रही हैं और उनमें से 10 तो आपने याद भी कर ली, ग्लाइकोलिसिस वाली, है ना। अगला टॉपिक क्या था? अरे नहीं, अभी सेल शेप एंड सेल साइज। शेप और साइज भी तो हमने याद किए थे। तो चलो बताओ, सबसे छोटी सेल कौन सी है? लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल। लॉन्गेस्ट फ्लावर एमॉर्फोफेलस। लॉन्गेस्ट प्लांट यूकेलिप्टस। लार्जेस्ट प्लांट banyan tree। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लिशिया। टॉलेस्ट फ्लावर स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म अरे यूकेलिप्टस। तुम लोग भूल जाते हो तुरंत। लार्जेस्ट कौन सा? बानियन ट्री। बनियान नहीं वे, बानियन ट्री। बरगद फाइकस बेंगलेंसिस। ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा का साइज कितना है? 0.3। सेल का साइज जनरली किसमें नापते हैं? माइक्रोमीटर में। पीपीएलओ का 0.1। वायरस का 0.02 से 0.2। 0.02 से 0.2। टिपिकल बैक्टीरिया ह्यूमन आरबीसीज। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर। तो ये तो हो गए सेल के साइज। अब आते हैं शेप। तो आरबीसी राउंड एंड बाइकॉन्केव। डब्ल्यूबीसी अमीबॉय। ट्रैकिड मेसोफिल सेल राउंड एंड ओवल। कॉलमनर सेल लॉन्ग एंड नैरो। कॉलमनर सेल कहां पाई जाते हैं? स्टमक एंड इंटेस्टाइन इनर लाइनिंग में पाई जाते हैं। क्या काम करते हैं? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये थोड़ा सा हम लोग लिंक करना सीख लेंगे। अभी तो पहला तुकी दिन है ना, तो थोड़ा सा हो सकता है अभी 2-4 दिन में सब पूरे 32 चैप्टर घूमने लगेंगे दिमाग में। जैसे अभी से यहां से हम लोग वहां पहुंच गए एमॉर्फोफेलस पे, क्लास 12 के पहले चैप्टर में, है ना। उल्फिया में पहुंच गए, यूकेलिप्टस में चले गए, प्लांट किंगडम में, है ना। तो अभी लिंक होने लगेंगी चीजें एक दूसरे से। तो सेल शेप और साइज हो गया। फिर हम पहुंचते प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के कितने एग्जाम्पल हैं? 4। पहला बैक्टीरिया, दूसरा साइनोबैक्टीरिया, तीसरा माइकोप्लाज्मा और चौथा पीपीएलओ। अब प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल की तुलना में छोटी हैं।
लेकिन मल्टीप्लिकेशन ज्यादा तेज है। ई कोलाई का 20 मिनट में और ह्यूमन सेल 24 घंटे। अब ये चैप्टर 10 का डेटा है। अच्छा, ई कोलाई में रेप्लिकेशन का टाइम 18 मिनट, 20 मिनट टोटल डिवीजन का टाइम है और रेप्लिकेशन का टाइम 18 मिनट होगा, है ना। और रेप्लिकेशन की स्पीड कितनी है? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ये भी नीट में सवाल पूछा जा चुका है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो सेल एनवेलप में कितनी लेयर? 3 लेयर। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल सेल वॉल, सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन। अब ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज शीट के फॉर्म में है तो, थिक और टफ है तो कैप्सूल के नाम से उसको जानते हैं। सेल वॉल की अगर हम लोग बात करें तो सेल वॉल बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है, बस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाती है और उसको शेप देती है। शेप के आधार पे बैक्टीरिया कितनी तरह के? 4। पहला कोकस, दूसरा बैसिलस, तीसरा विब्रियम, चौथा स्पाइरलम। कोकस मतलब स्फेरिकल, बैसिलस मतलब रॉड शेप, विब्रियम और स्पाइरलम स्पाइरल हो जाएगा। अब प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। सबसे बाहर एक सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है और स्ट्रक्चर को अगर आप यहां पर देखते हैं तो आपको साइटोप्लाज्म के अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड, नहीं जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए कुछ बैक्टीरिया में कि सब में पाए जाएंगे और डबल स्टैंडर्ड होगा और सर्कुलर होगा, और ये सेल में बिखरा हुआ कि एक विशेष हिस्से में, उस हिस्से का नाम न्यूक्लियोइड। और ये न्यूक्लियोइड कुछ प्रोकैरियोट में कि सब में मिलेगा। सेल वॉल सारे प्रोकैरियोट में नहीं, एक एक्सेप्शन है कौन? माइकोप्लाज्म। ऑल प्रोकैरियोट है वो सेल वॉल एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये एक खास बात जो ध्यान रखनी है। अब कुछ बैक्टीरिया में एक और स्ट्रक्चर था, उसका नाम था प्लाज्मिड, जो कि था डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। किस प्रोकैरियोट में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है? किसी में नहीं है। 5 किंगडम में किसी के पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं है। 5 किंगडम में जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है सबके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। सभी के पास, सबका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही हो जाएगा, वो चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट। 5 किंगडम कौन से? पहला मोनेरा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा एनिमैलिया। अब जो प्लाज्मिड डीएनए ये कुछ बैक्टीरिया में कि सभी में, कुछ में, और जिसमें ये पाए जाएंगे उसको कुछ यूनिक प्रॉपर्टी देंगे, जैसे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। जैसे हमने देखा था पीबीआर 322, वो पीबीआर क्या है? प्लाज्मिड। पीबीआर 322 में पी मतलब प्लाज्मिड, और ये बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज ने बनाया था और 322वें नंबर पे बनाया था। अब उस पीबीआर 322 में कितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे? 2। एक कौन सा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, दूसरा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे कितनी साइट थी? 2। एक था PST1 और एक PVU1, और टेट्रा वाले पे 2। कौन सी? BAMH1 और SAL1। और कहा था जिस जीन को काटेंगे उसकी प्रॉपर्टी खत्म, यानी BAMH1 को काटेंगे तो टेट्रासाइक्लिन की प्रॉपर्टी खत्म, EcoR1 पे काटेंगे तो किसी की प्रॉपर्टी खत्म नहीं होगी, तो वहां पर वो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज नहीं हो सकता। दूसरा क्या प्लाज्मिड का रोल था? मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी मॉनिटर करता है। ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया? ग्रिफिथ के द्वारा, इन द ईयर 1928। किस पे किया गया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से। क्यों किया गया? जेनेटिक मटेरियल का पता लगाने के लिए। और क्या पता चला? नहीं, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पता नहीं चला कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। अब यहां से हम लोग जेनेटिक्स में चले गए, कहीं बायोटेक में चले गए, तो आप देखो तो एक चैप्टर बहुत सारे चैप्टर से कनेक्टेड भी है यहां पर, ठीक है। अब उसके बाद कहा गया कि प्रोकैरियोट में कुछ यूनिक है, क्या? इंक्लूजन। प्रोकैरियोट है समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, तो इंक्लूजन्स के बारे में भी हम बात करेंगे, है ना। चलिए, अब जो ग्लाइकोकैलिक्स में सबसे बाहर क्या था? नहीं, सेल एनवेलप में सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल सेल वॉल, इनर सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम की अलग? सेम है। फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों सेम है। फ्लैजिला प्रोकैरियोट में कि यूकैरियोट में? दोनों में। स्ट्रक्चर सेम है कि अलग है? फंक्शन सेम है। क्या काम है? मोटिलिटी। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, और यूकैरियोट में 4 पार्ट होते हैं। वहां पर ट्यूबलिन प्रोटीन होती है, यहाँ पर फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है, तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन सेम है। अब जो सेल मेम्ब्रेन, उसमें 2 तरह की फोल्डिंग आपको बताई गई। पहला कौन सा? मेसोसोम। और मेसोसोम कितने रूपों में? 3। पहला वेसिकल, दूसरा ट्यूब्यूल, तीसरा लैमेली। और मेसोसोम का मुख्य काम क्या है? रेस्पिरेशन। इसके अलावा सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, इंक्रीज द सरफेस एरिया, एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाना, ये सब उसके काम थे। तो अब जो हम लोगों में रेस्पिरेशन का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया और मीजोसोम का काम एक जैसा है। और काम एक जैसा मतलब एनालॉगस स्ट्रक्चर हो गए। होमोलॉगस होते जिनकी ओरिजिन सेम, काम सेम और अलग कुछ भी हो सकता है। एनालॉगस में ओरिजिन अलग, फंक्शन सेम। तो थॉर्न एंड टिंडल किसके एग्जाम्पल हैं? होमोलॉगस के, क्योंकि दोनों की ओरिजिन सेम है। किससे? एक्सिलरी बर्ड से। लेकिन टिंडल का काम क्या है? टिंडल सपोर्ट, क्लाइंबिंग। और थॉर्न का काम क्या है? प्रोडक्शन। दूसरा स्ट्रक्चर था जो था वो क्रोमेटोफोर। और क्रोमेटोफोर किस में होते हैं? साइनोबैक्टीरियम। और क्रोमेटोफोर के अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट। और ये पिगमेंट किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस। और ये जो साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस ये कैसी है? ऑक्सीजनिक। ये ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। क्या बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? यस। और कैसी? आयन ऑक्सीजन। बैक्टीरिया में कभी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस नहीं होती। लेकिन साइनोबैक्टीरिया पर आप जानते भी हैं कि वो पहले ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने धरती पर ऑक्सीजन इवॉल्व किया। उनके पहले एनारोबिक जीव रहा करते थे, और इनके बाद एरोबिक जीवों की शुरुआत हुई। धरती पर पहले जीव कैसे थे? एनारोबिक। क्योंकि धरती पर जब जीवन शुरू हुआ तो कैसा एटमॉस्फेयर था? रिड्यूसिंग, ऑक्सीजन नहीं थी। साइनोबैक्टीरिया ही वो पहले जीव थे जिन्होंने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन इवॉल्व किया था। तो ये क्रोमेटोफोर की कहानी यहां पर हो गई। फिर हमने पढ़ा सरफेस स्ट्रक्चर, कितनी तरह के? 3। पहला फ्लैजिला, दूसरा पाइली, तीसरा फिम्बरी। फ्लैजिला का काम मोटिलिटी, पाइली फिम्बरी का काम अटैचमेंट। किससे? रॉक्स इन स्ट्रीम एंड होस्ट टिश्यूज। बैक्टीरियल फ्लैजिला के कितने पार्ट? 3। पहला फिलामेंट, दूसरा हुक, तीसरा वेसल बॉडी। हमेशा बाहर से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन क्या है? फिलामेंट। पाइली और फिम्बरी का मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है, ये ज्यादा पूछा गया है। लास्ट है यहाँ पर राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। और प्रोकैरियोट की अगर बात करें तो इनका राइबोसोम कैसा है? 70s। राइबोसोम की कितनी सब यूनिट? 2। हम लोगों में कैसा राइबोसोम? 70 की 80? दोनों है। 70 कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में भी। और 80s कहां है? साइटोप्लाज्म। तो हमारे पास दोनों है। अब दोनों ही राइबोसोम सब यूनिट 2-2 होते हैं। 70 में छोटी 30, बड़ी 50। 30s और 50s 70s। 80s में छोटी 40, बड़ी 60। 60 और 40 80। अब ये जो राइबोसोम है प्रोकैरियोट में किससे अटैच होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से। और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए इनको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री कौन है? क्लोरोप्लास्ट। एचआईवी फैक्ट्री मैक्रोफेज एंड हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। प्रोकैरियोट में एक सिंगल एमआरएनए पर, हाँ थोड़ा भावनाओं को भी समझो, उस पर अटैच होते बहुत सारे राइबोसोम और बनाते हैं पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम। एंड पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन। ये एमआरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करते हैं और उसके लिए कोड चाहिए होते हैं। कोड कहां होते हैं? एमआरएनए के सीक्वेंस ही कोड होते हैं। और कोड को पढ़ने के लिए क्या होता है? टीआरएनए। टीआरएनए के पास क्या होता है? एंटीकोडॉन आर्म। एक और आर्म उसके पास है अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। और अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म पे 5 प्राइम एंड है कि 3 प्राइम? अब ये दोनों हैं।
लेकिन अमीनो एसिड किससे अटैच होता है? 3 प्राइम से। ये सब पढ़ाया था वहां पर। तो ये इसके बाद इंक्लूजन बॉडी पे आते हैं। इंक्लूजन बॉडी कितनी तरह की? 4। पहला फॉस्फेट ग्रेन्यूल, दूसरा साइनोफाइसिन, तीसरा ग्लाइकोजन, चौथा गैस वैक्यूल। अब ये जो इंक्लूजन बॉडी, इन पे कोई मेम्ब्रेन है कि नहीं है? नहीं। क्या फिली साइटोप्लाज्म है? क्या काम है? स्टोरेज, रिजर्व फूड स्टोर करती हैं। गैस वैक्यूल क्या स्टोर करती हैं? गैस वैक्यूल कहां पाई जाती है? नंबर 1, ये ढेर हो गए, ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तीसरा ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तीनों अलग अलग याद करने, बस एनसीईआरटी तो एक ही लाइन में लिख दिया है, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, खत्म। जबकि आपको क्या याद करना है? ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन है? ये साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के पास गैस व्हीकल, तो उस गैस, कौन सी गैस? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन होगी इनके पास तो ये बायोंसी देगा, बायोंसी देगा तो ये पानी की सतह पर रहेंगे, और पानी की सतह पर रहेंगे तो लाइट मिलेगी, लाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन निकलेगी। लाइट रिएक्शन की डार्क रिएक्शन? लाइट रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस में कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 2, एक ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन। और रिएक्शन कितनी होती है? 2, पहली लाइट रिएक्शन, दूसरी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या बनता है? ऑक्सीजन, और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज। कुछ याद आ रहा है? लाइट रिएक्शन में कितने प्रोसेस? 4, पहला एब्सॉर्प्शन, दूसरा स्प्लिटिंग, तीसरा एटीपी एंड एनएडीपीएच फॉर्मेशन, और सीक्वेंस गड़बड़ हो गया क्या? पहला क्या था? एब्जॉर्प्शन, दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, तीसरा एटीपी एंड एनएडीपीएच फॉर्मेशन, और चौथा ऑक्सीजन रिलीज। वाटर स्प्लिटिंग तो ऑक्सीजन भी तो रिलीज होगा। तो अब ये सब हम लोग फोटोसिंथेसिस में जाके डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे टॉपिक आपका पहला कंप्लीट हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा कौन सा है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कितनी तरह की? 4। कितने किंगडम हैं? 5। 5 में प्रोकैरियोट के कितने? 1। कौन सा? और बाकी 4 यूकैरियोट कौन से? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया। अब जो यूकैरियोटिक सेल है, इनमें एक स्ट्रक्चर जो बनता है उसे कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। और कंपार्टमेंटलाइजेशन का कारण क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। प्रोकैरियोट में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, इसलिए कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। और क्या खास बात है यूकैरियोट में? क्या खास बात है? डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। यहां पर डीएनए क्रोमोसोम बनाता है। क्या प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम बनते हैं? नहीं। ई कोलाई प्रोकैरियोट है। कितने क्रोमोसोम? 1। हमने मान लिया वहां क्रोमोसोम होते नहीं है, बनते नहीं है। ये क्रोमोसोम बनने के लिए क्या चाहिए? हिस्टोन, और हिस्टोन प्रोकैरियोट में है नहीं, इसलिए क्रोमोसोम बनते नहीं है। और पैकेजिंग तो याद होगी ना कि कैसे क्रोमोसोम बनते थे। शुरुआत कहां से करते थे? हिस्टोन से। हिस्टोन के कितने मॉलिक्यूल? 8 जुड़ जाते थे। क्या बनाते थे? ऑक्टामर। ऑक्टामर के ऊपर रैप करता था क्या? डीएनए। क्या बनता था? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम की रिपीटिंग यूनिट? यस सर। क्या नाम बताओ कि यस सर? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन से क्रोमैटिन फाइबर, और क्रोमैटिन फाइबर से तो क्रोमोसोम बनने के लिए पूरी पैकेजिंग चाहिए आपको, और इस पैकेजिंग में शुरुआत ही हिस्टोन से हो रही है। प्रोकैरियोट में हिस्टोन नहीं है, इसलिए क्रोमोसोम नहीं बनते, लेकिन हम मान लेते हैं। तो यूकैरियोट में डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। हमारे पास कितना डीएनए है? 2.2 मीटर। और ये कितने क्रोमोसोम बनाता है? 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। एक और फिनोमेना यहाँ पर, हाँ, साइटोस्केलेटल एलिमेंट भी यहाँ पर। और साइटोस्केलेटल एलिमेंट जो यहाँ पर पाए थे कितनी तरह के? 3। साथ ही साथ यहाँ पर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी अलग अलग तरह के, जैसे सिलिया, फ्लैजिला। प्रोकैरियोट में सिलिया या फ्लैजिला? केवल फ्लैजिला है। यूकैरियोट में सिलिया, फ्लैजिला। हमारे पास दोनों है। तुम्हारे पास सिलिया है। ह्यूमन में केवल सिलिया है। कहाँ? फैलोपियन ट्यूब और
ट्रेकिया। तुम लोग पास फैलोपियन ट्यूब नहीं है, अपने हम ट्रेकिया बताओगे केवल, ठीक है। तो ह्यूमन में किसी भी सेल के पास फ्लैजिला नहीं है। यूग्लिना में फ्लैजिला की सिलिया, फ्लैजिला कितने? 2, एक छोटा और एक बड़ा। डायनोफ्लैजिलेट में 2 फ्लैजिला, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। पैरामीशियम में सिलिया कितने? बहुत सारे। एल्गी में सिलिया की फ्लैजिला कुछ नहीं, फ्लैजिला कितने? 2 से 8। ग्रीन एल्गी में 2 से 8, ब्राउन में 2, रेड में एब्सेंट, नहीं होते हैं। समझे कि नहीं? ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं पहला टॉपिक। यूकैरियोटिक सेल का कौन सा था? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर कब पता चला? 1950s में, 1950s। और ज्यादातर स्ट्रक्चर, ज्यादातर जो स्टडी किस पे की गई? आरबीसी ने, ह्यूमन आरबीसी। किस पे? ह्यूमन आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की गई, केमिकल स्टडी। और उनसे पता चला कि सेल मेम्ब्रेन मेनली बनी है लिपिड और प्रोटीन से। लिपिड कितना परसेंट? 40, और प्रोटीन 52। और अलग अलग सेल की सेल मेम्ब्रेन में परसेंटेज अलग अलग। अब जो लिपिड या फास्फोलिपिड जिसको हम लोग कहते हैं, वो अरेंज होता है किसमें? बाइलेयर। और इसमें एक लिपिड मॉलिक्यूल में 2 पार्ट होते हैं, एक हेड और टेल। हेड कैसा? पोलर। हेड इज पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, एंड टेल इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, एंड मेड ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मेड ऑफ, यही अभी तक नहीं याद हो पाया कि सैचुरेटेड क्या अनसैचुरेटेड है। कैसा है? सैचुरेटेड। तुझे कैसे याद हुआ? नहीं बताएंगे। अरे मतलब याद किए। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर ये हाइड्रोफोबिक टेल है तो इसे पानी से बचाना है, और पानी से बचाना है तो एक लेयर में अरेंजमेंट संभव नहीं है, बाइलेयर करना ही पड़ेगा। और बाइलेयर में जब अरेंज करेंगे तो हेड किधर जाएंगे? बाहर, और टेल आएंगी अंदर। और टेल जब अंदर आ जाएंगी तो एक्वस एनवायरनमेंट से बच जाएंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन इन द ईयर 1972। और जो मेम्ब्रेन प्रोटीन हो कितनी तरह की? 2, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक जिसको आसानी से निकाल सकते हैं वो एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल, और जो अंदर धसी हुई हो इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन। और यही जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ना, यही अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कहीं पर इनको कैरियर प्रोटीन कहते हैं, कहीं पर इनको पंप कहते हैं, कहीं पर इनको रिसेप्टर कहते हैं। और जैसे हार्मोन रिसेप्टर किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। हार्मोन का नेचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिसेप्टर का नेचर प्रोटीन। इस रिसेप्टर, यस सर, क्या? प्रोटीन। इसमें रिसेप्टर प्रोटीन। चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल में है। तो जो भी ये इंटीग्रल प्रोटीन है उन्हीं की बात हो रही है। और जो एक्सट्रिंसिक है उनके भी अलग अलग रोल हैं। वो जो एंटीजन हम लोग पढ़ते हैं, है ना, अलग अलग तरह के एंटीजेंस, वो ये सरफेस वाली प्रोटीन होती हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन, उसके बहुत सारे काम हैं। और सेल मेम्ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ट्रांसपोर्ट। और भी कोई काम बताओ? ये लो, सेल मेम्ब्रेन का कोई काम? हाँ, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन। ये सब मैं ही याद करूं क्या? अब तुम लोग क्या करोगे? सेल जंक्शन मेनली कितनी तरह के? 3। अभी चैप्टर 7 में चले गए हम लोग। पहला टाइट जंक्शन, दूसरा गैप जंक्शन, तीसरा एडहरिंग जंक्शन। और भी हैं जैसे कम्युनिकेशन जंक्शन। ये किसमें? कार्डियक सेल के बीच में। इनका एक और नाम है इंटरकैलेटेड डिस्क और जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन और मसल सेल के बीच में। और सिनेप्स भी तो पढ़ा है आपने। एंड दिस इज जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन के बीच का जंक्शन। फिर एक जंक्शन और आपने पढ़ा, बोन और बोन के बीच, ज्वाइंट, बोन और कार्टिलेज के बीच, ज्वाइंट। तो बहुत सारे जंक्शन आपने पढ़ रखे हैं, इकट्ठा करो 7-8 जंक्शन आपको मिल जाएंगे। तो ये सब जंक्शन बनाने में कौन मदद करता है? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है कितनी तरह का? 2। ट्रांसपोर्ट तो 2 ही, एक्टिव एंड पैसिव। एनर्जी खर्च हो रही तो, एक्टिव नहीं खर्च हो रही, एलॉन्ग मूवमेंट हो रहा है तो
पैसिव अगेंस्ट हो रहा है तो, लो से हाई हो रहा है तो, हाई से लो हो रहा है तो पैसिव। जैसे एक्टिव का एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप, वैसे कहता ऑल पंप्स आर द एग्जांपल ऑफ एक्टिव। तो सोडियम पोटेशियम पंप और दूसरा कौन सा था, प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप का यूज कहां पर, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोसिस के लिए कितनी चीज चाहिए, 4। एक मेम्ब्रेन चाहिए, एक पंप चाहिए, एक ग्रेडियंट चाहिए और एक एटीपी सिंथेज चाहिए। और एटीपी सोडियम पोटेशियम पंप का यूज कहां पर, न्यूरॉन में। कंडक्शन याद आया, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, वहां पर हमें सोडियम पोटेशियम पंप की जरूरत थी। सोडियम पोटेशियम पंप एक बार में कितने आयन ट्रांसपोर्ट करता है, 5। सोडियम कितने और पोटेशियम, सोडियम अंदर की बाहर, सोडियम बाहर और पोटेशियम नोकिया 321। याद आया, और कोई रास्ता नहीं जिससे आप याद रख पाओगे, वही एक तरीका है केवल। चलो पंप से वापस हम लोग आ जाते हैं। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट कितनी तरह का, 2, एक सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा फैसिलिटेटेड। सिंपल और फैसिलिटेटेड में क्या अंतर है, कैरियर प्रोटीन का। कौन सा, कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन अगर यूज हो रही तो हाँ, फैसिलिटेटेड नहीं हो रही तो सिंपल। एक्टिव में कैरियर यूज हो रहा है क्या, यस। एक्टिव बिना कैरियर को हो ही नहीं सकता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव है कि पैसिव, और क्या वहां प्रोटीन यूज हो रही, सोडियम पोटेशियम पंप एक्चुअली कैरियर ही है, मतलब वो प्रोटीन ही है। प्रोटॉन पंप एक्चुअली क्या है, प्रोटीन। तो एक्टिव में तो प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, पैसिव में हो भी सकता है और नहीं भी है, तो फैसिलिटेटेड नहीं है तो सिंपल डिफ्यूजन। अब अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पानी का हो रहा है तो ऑस्मोसिस। द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस केमिस्ट्री में आप पढ़ते ही होंगे। दूसरा टॉपिक यूकैरियोट में सेल वॉल। तो सेल वॉल की अगर बात करें तो क्या सेल वॉल सभी यूकैरियोट में है, नहीं। सभी प्रोकैरियोट में है, नहीं। अभी यस बताओगे तुमको, वहां भी माइकोप्लाज्म एक्सेप्शन। यूकैरियोट में कितने किंगडम है, 4। तो प्रोटिस्टा में है क्या सब में, नहीं। प्रोटिस्टा में सब में सेल वॉल नहीं है। प्रोटिस्टा में कितने ग्रुप हैं, वाह भाई, एक बार सोच लिया करो। बहुत जल्दी में हो क्या, कहीं जाना है, नहीं जाना है ना। हाँ, तो पहला क्राइसोफाइट, सेल वॉल है कि नहीं है, सेल वॉल है, सो बॉक्स लाइक। डायनोफ्लैजेलेट, सेल वॉल है। तीसरा यूग्लिनोइड, सेल वॉल नहीं है। चौथा स्लाइमोइड, सेल वॉल नहीं है लेकिन स्पोर में है। स्पोर पजेस ट्रू वॉल, ट्रू मतलब सेलोज की बनी हुई। और पांचवा प्रोटोजोआ, सेल वॉल नहीं है, यानी प्रोटिस्ट में सेल वॉल प्रेजेंट इन सम। फिर फंजाई में आते हैं। फंजाई में सेल वॉल है, किसकी, काइटिन की, कोई एक्सेप्शन नहीं है। प्लांटी में सेल वॉल है, किसकी, सेलोज की। और एनिमेलिया में नहीं है। अब प्लांटी में अगर हम लोग चलें तो प्लांटी में कितने ग्रुप हैं, 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एल्गी की सेल वॉल में कितनी चीजें, नंबर 1 सेलुलोज, दूसरा गैलेक्टन्स, तीसरा मैनन्स, चौथा मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। और बाकी प्लांट की सेल वॉल में 4, नंबर 1 सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। क्लियर है बात। अब 2 पड़ोसी सेल को कौन जोड़ता है, मिडिल लैमेला। 2 पड़ोसी सेल के साइटोप्लाज्म को प्लाज्मोडेस्माटा। दोनों अलग अलग सवाल हैं। मिडिल लैमेला मेनली किससे बना है, कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट। तो मिडिल लैमेला बारे में लिखा है कि ग्लूज डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर, ये पड़ोसी सेल को आपस में जोड़ता है। भाई आम आप खाते हो तो आम क्या है, ऑर्गन। आम जो खाते हो ऑर्गन ही तो है, कौन सा ऑर्गन है, ओरी। और अगर ऑर्गन तो किससे बना होगा, और टिश्यू कितनी सेल, लाखों सेल। और ये लाखों सेल को किसने जोड़ के रखा है, मिडिल लैमेला। समझे कि नहीं। अगला टॉपिक यूकैरियोट में पहला टॉपिक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा सेल वॉल, तीसरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम।
तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कितने कंपोनेंट? नंबर 1 ER, 2 GB, 3 लाइसोसोम, चौथा वैक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि इन तीनों का काम उन चारों से कोऑर्डिनेटेड नहीं है। अब ER से हम लोग शुरू करते हैं, है ना? तो ER के अंदर जो देखो उसका नाम क्या? अच्छा, चारों सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड? दोनों तरह के हैं। और ये चारों कैसे हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड कितने हैं? 3, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। बाकी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी हैं, जैसे राइबोसोम, सेंट्रियोल, नहीं माइक्रोबॉडी नहीं, माइक्रोबॉडी आर मेम्ब्रेन बाउंड। हाँ, न्यूक्लियोलस ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, आसान है, याद हो जाएंगे वो। ठीक है, कहां पे चलते हम लोग? ER। तो ER के चूंकि मेम्ब्रेन बाउंड है, और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है उन्हीं की वजह से कंपार्टमेंटलाइजेशन है। तो इसका मतलब ER के अंदर जो जगह है उसका नाम क्या है? ल्यूमिनल। और उसके बाहर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल इज आल्सो कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यानी ER ने सेल के साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक जो उसके खुद के अंदर है और एक जो उसके बाहर है। अब ER कितनी तरह का? 2, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट। राइबोसोम है तो रफ RER, और नहीं है तो स्मूथ SER। अब लिपिड कौन बनाता है? ये खूब पूछा जाता है। ग्लाइकोजन SCR, है ना? ग्लाइकोप्रोटीन ढेर हो गए। गोल्जी बॉडी, है ना? ग्लाइकोलिपिड गोल्जी बॉडी, G फॉर गोल्जी बॉडी, G फॉर ग्लाइकोलिपिड, G फॉर ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन RER, क्योंकि प्रोटीन के ऊपर सॉरी RER के ऊपर क्या है? राइबोसोम, और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री जहां भी लगा दोगे प्रोटीन बनाएगी। तो RER प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, ऑयल की सिंथेसिस SCR। लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन पूछेगा तो ER। लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोजन के लिए भी ER बढ़िया वर्ड है, ER आप यूज करो, है ना? तो लाइपोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। ट्रांसपोर्ट का भी काम समरी में लिख दिया है NCERT ने, ER ट्रांसपोर्ट में भी रोल प्ले करती है। अब आते हैं GB। गोल्जी बॉडी को किसने डिस्कवर किया? कैमिलो गोल्जी, इन द ईयर 1898। और इनकी यूनिट का नाम क्या है? सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी का साइज कितना है? 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। अब जो सिस्टर्नी है उसमें सिस और ट्रांस फेस है। सिस का दूसरा नाम कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग, और दूसरा जो है कॉनकेव और मैच्योरिंग फेस। अब ये जो गोल्जी बॉडी, इसका मुख्य काम क्या है? पैकेजिंग, इसलिए से पैकेजिंग ऑर्गेनेल भी कहते हैं। तो जो मटेरियल की पैकेजिंग करनी हो कहां से आते हैं? ER से। कहां फ्यूज करते हैं? सिस फेस से। और ट्रांस से निकलने के पहले उनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है, दैट इज आल्सो नेम्ड एज ग्लाइकोसाइलेशन। तो प्रोटीन कहां से निकली? RER। सिस से अंदर गई, और ट्रांस से बाहर क्या निकला? ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड कहां से निकली? SCR से। कहां गई? अंदर। सिस से। और ट्रांस से बाहर क्या निकला? ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कौन बना रहा है? गोल्जी बॉडी। लिपिड, प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, GB, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, स्टेरॉयडल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सब स्टेरॉयडल हार्मोन ही तो है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि SCR किस सेल के अंदर ज्यादा मात्रा में है? लिडिक सेल, क्योंकि लिडिक सेल क्या बना रही? टेस्टोस्टेरोन। समझेगी नहीं? तो इस तरीके से सवाल पूछ सकता है। तो ये हो गया गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी के अंदर, गोल्जी बॉडी और ER क्लोज एसोसिएशन में, क्योंकि इन दोनों का काम एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। तीसरा कौन सा था? लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर हम लोग बात करते हैं तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन किससे हुआ? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जब पैकेजिंग करती है तब लाइसोसोम बनता है, और लाइसोसोम के अंदर क्या भरा है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिसिस। और ये एंजाइम ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच, और बीटी टॉक्सिन एल्कलाइन पीएच। ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब सब कुछ पढ़ लोगे तो फिर वो थोड़ा सा हो सकता है। तो एल्कलाइन, हाईली एल्कलाइन पीएच पर एक्टिव हो जाता है। किससे बाइंड करता है? मिडगट एपिथेलियम, और उसमें पोर कॉज करता है, जिससे इंसेक्ट की। और बीटी टॉक्सिन को कौन बनाता है? क्राइजीन।
कौन बोरर के लिए? क्राई 1AB कहा था, एक याद कर लो। और क्राई 2AB कौन? बॉलवर्म के लिए। और एक था क्राई 1AC, किसके लिए? बॉलवर्म के लिए। तीनों याद करना तो बहुत मुश्किल है, तो एक याद रखेंगे, क्या? क्राई 1AB कौन? बोरर। तो उससे काम आसान हो जाएगा, है ना। कहाँ थे हम लोग? अच्छा, लाइसोसोम में। तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है वो क्या करते हैं? डाइजेशन। अब डाइजेशन चैप्टर में है नहीं, वरना हम लोग पढ़े भी होते। और ये किसको डाइजेस्ट करते हैं? अरे नहीं, सारे मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल अगर, तो उसको ये डाइजेस्ट करेंगे। जैसे प्रोटीन के लिए प्रोटीएज है, न्यूक्लिक एसिड के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, और लिपिड के लिए लाइपेज है। तो लाइपेज में किसको डाइजेस्ट किया जाएगा, मतलब किसको तोड़ा जाएगा? हाँ, तो कौन सा? वही तो कह रहे हैं, लिपिड में एस्टर बॉन्ड, न्यूक्लिक एसिड फास्फोडाइएस्टर, प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड। और अरे वाह, कितने होशियार बच्चे तुम लोग, मेरी फीलिंग समझ लेते हो क्या? अच्छा, कि मैं क्या सोच रहा हूं ये भी जान जाते। बहुत खतरनाक हो। बेटा ओपन कर दो, वो आ गई है, क्या बोलते हैं? बर्रिया आ गई, खोल दो इसको। कहां पे थे हम लोग? लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम में और कुछ बचा क्या? नहीं, हो गया। वैक्यूल पे आते हैं ना। तो वैक्यूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्लांट सेल में वैक्यूल कितना हिस्सा ऑक्युपाई कर सकती है? 90% तक हिस्सा ऑक्युपाई कर सकती है। और वैक्यूल का काम क्या होता है? स्टोरेज करती। इसके अंदर क्या भरा था? वाटर, डिजोल्व सब्सटेंस जिसको सैप कहते थे, प्लस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो सेल के लिए जरूरी नहीं है, वो भी यहीं भरे हुए थे। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वैक्यूल में ज्यादा कि साइटोप्लाज्म में? वैक्यूल में ज्यादा। और साइटोप्लाज्म से आने हैं, तो एक्टिव की पैसिव? एक्टिव, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे यहाँ पर। अच्छा, दो वैक्यूल और बताई गई यहाँ पर, एक फूड वैक्यूल और दूसरी कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। और दोनों का केस अमीबा बताया था आपको। अमीबा किस किंगडम का? प्रोटिस्टा। लिनियस के हिसाब से प्लांटिंग रखेंगे दीदी, कहा? एनिमेलिया में। और विटेकर ने प्रोटिस्टा में। लिनियस ने एनिमेलियम रखा था, विटेकर ने प्लांटिंग रखा है। इनको भी हम तो प्रोटिस्टा में अमीबा को रखा गया। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे कहां हैं? प्रोटिस्टा के अंदर। क्यों? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। क्राइटेरिया बदल गया है ना, इसलिए ऐसे चेंज हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रोटोजोआ में कितने क्लास हैं? 4। पहला अमीबोएट, उसी का मेंबर है ये। दूसरा सिलिएट, तीसरा फ्लैजिलेट, और चौथा स्पोरोजोआ। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के, मतलब याद है तुम लोगों को काफी कुछ, है ना। तो कहाँ थे हम लोग? वैक्यूल। और वैक्यूल के साथ खत्म हो गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को किससे स्टेन करते हैं? जेनस ग्रीन बी के द्वारा, जेनस ग्रीन बी। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम साइज की बात करते हो तो डायमीटर कितना है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तो है ही है। और एवरेज कितना? 0.5। लेंथ 1 से 4.1। क्लोरोप्लास्ट की लेंथ 5 से 10। और विथ 2 से 4। तो ये सब याद रखना। सिस्टर्नी 0.5 से 1। माइकोप्लाज्मा 0.3। पीपीएलओ वायरस 0.02 से 0.2। ह्यूमन आरबीसी से अभी 0.7 बता 7 माइक्रोमीटर। सब में पॉइंट लगा दो। बैक्टीरिया 3 से 5। टिपिकल बैक्टीरिया, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20। तो ये हो गया कौन सा टॉप? कहाँ थे? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया पे थे। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन? 2 मेम्ब्रेन, आउटर और, बेटा इसको निकालो बाहर,
अरे खतरनाक होती पता है। अभी वो कौन मर गया? अरे वो किसी को अभी मधुमक्खी काट ली, मर नहीं गया, पता चला नहीं चला? नहीं पता चला। अरे वो क्या नाम है, संजय कपूर। संजय कपूर नहीं जानते हो? अरे करिश्मा कपूर जानते हो? हाँ ये जानते हैं, संजय कपूर उसके हस्बैंड थे। ये नहीं पता है तुम लोग? चलो यहीं बैठो, तुम यहीं बैठो अभी। हाँ तो कहाँ पे थे हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, आउटर और इनर मेम्ब्रेन में किसकी परमिलिटी ज्यादा है? आउटर की। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, उसमें पोरिंस होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूज पोर बन जाते हैं, इसलिए परमिलिटी ज्यादा है। हाँ, अगर ऐसे पूछा गया कि क्लोरोप्लास्ट की आउटर इनर में किसकी परमिलिटी ज्यादा है, तब भी आउटर की। कोई भी क्लोरोप्लास्ट हो या माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन की परमिलिटी ज्यादा। सवाल अगर ऐसे जो भी नीट में पूछा भी गया था कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन की परमिलिटी किसमें ज्यादा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये अलग सवाल है, इसमें दो अलग अलग ऑर्गेनेल को कंपेयर किया गया है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी परमिलिटी ज्यादा है, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। कैसे याद कराया था? एम से, कि एम माइटोकॉन्ड्रिया में, एम मोर परमेबल। समझे? तो इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। अब जो यहां पर चूंकि दो मेम्ब्रेन, तो कंपार्टमेंट कितने हो गए? दो। एक कौन सा? आउटर, और दूसरा इनर। आउटर कंपार्टमेंट का नाम साइटोप्लाज्म। अभी तुमको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को अगर आप लोग याद करें तो कुछ वो जब केमियास्मोसिस पढ़ते हैं, चलो ये पूछते हैं सवाल जरा उसका। और इनर कंपार्टमेंट जो है, वहां पर एक सब्सटेंस हो रहा है, उसका नाम मैट्रिक्स। वो पहले उस कंपार्टमेंट का नाम एनसीईआरटी ने कहा था मैट्रिक्स, सब का सब्सटेंस का नाम क्या है? मैट्रिक्स। तो कंपार्टमेंट को तो आप इनर कंपार्टमेंट ही कहोगे, और उसके अंदर सब्सटेंस का नाम क्या है? मैट्रिक्स। अब जो आउटर मेम्ब्रेन हो तो कंटिन्यूअस है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें फोल्डिंग है, और वो जो फोल्डिंग उनका नाम क्या है? क्रिस्टी। और क्रिस्टी किसकी साइट है? इनर की साइट है। वाह, ईटीएस। इनर में ईटीएस कहाँ चलता है? इनर मेम्ब्रेन में। और इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग ही तो क्रिस्टी है। तो ये भी तो कह सकते हैं क्रिस्टी इज द साइट ऑफ द ईटीएस। रेस्पिरेशन में कितने प्रोसेस होते हैं? 4। पहला ग्लाइकोलिसिस से शुरू करते हैं, दूसरा लिंक रिएक्शन, तीसरा क्रेब्स साइकिल, और चौथा ईटीएस। ग्लाइकोलिसिस की साइट साइटोप्लाज्म, लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स, एंड ETS इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर वो एटीपी सिंथेसिस को आप याद करें तो वहां पर आप देखते हैं कि जो प्रोटॉन का एक्युमुलेशन है वो कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की बात चली, मार खाओगे अभी। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। और क्लोरोप्लास्ट में एक्युमुलेशन ल्यूमेन के अंदर होता है। तो जब एटीपी बनती है तो ग्रेडियंट बनता है कि टूटता है? टूटता है। ग्रेडियंट तोड़ोगे तब एटीपी बनेगी, एक टूटेगा तभी दूसरा बनेगा। तो आप ग्रेडियंट तोड़ोगे, और ग्रेडियंट तोड़ने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन किधर से किधर जाएंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में जाएंगे। कितने? 4। तब बनेगा एक एटीपी। और क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन किधर से किधर जाएंगे? ल्यूमेन से स्ट्रोमा में। कितने? 4। तब बनेगी एक एटीपी। समझ में आई बात? तो दोनों में जो एक्युमुलेशन है वो अलग अलग साइट है, जो मूवमेंट है वो भी अलग अलग है। तो यहाँ स्ट्रक्चर अगर समझ लोगे तो वहां काम बहुत आसान रहेगा। तो अब इस मैट्रिक्स के अंदर डीएनए है क्या?
कितना? एक। डबल स्ट्रैंडेड की सिंगल? डबल स्ट्रैंडेड। ध्यान रखना कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए 5 किंगडम में कहीं नहीं है, तो कभी दिमाग लगाना ही नहीं है। लीनियर की सर्कुलर? सर्कुलर। और क्लोरोप्लास्ट में एक की एक से ज्यादा? एक से ज्यादा है, वहां कई सारे हैं। लीनियर की सर्कुलर? सर्कुलर। दोनों में ही आरएनए भी है और दोनों में राइबोसोम है। कौन से? 70S। और राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री है, जहां भी रहेंगे वहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। तो यानी हाँ, सेमी ऑटोनॉमस। ये अपनी जरूरत की कुछ प्रोटीन बना लेते हैं और इसलिए इन्हें कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस। तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कितने हैं? 2, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल एक ही चीज होती है, ग्लाइकोलिसिस। लिंक रिएक्शन या क्रेब्स साइकिल या ईटीएस नहीं चलता है, इसलिए एनारोबिक में कितने एटीपी बनते हैं? 2, वही ग्लाइकोलिसिस वाला गेन। और एरोबिक में 38। कितने गुना ज्यादा? 19 गुना ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन। अगला टॉपिक, प्लास्टिड। प्लास्टिड कितनी तरह के? 3। क्या इनको रंगने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि एक तो ये बड़े होते हैं और दूसरे के अंदर पिगमेंट भी होते हैं। प्लास्टिड कितनी तरह के? 3। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा, तीसरा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से पिगमेंट? क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। जिनको कैसा कलर देते हैं? ग्रीन। और ग्रीन कलर देते तो काम क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट है क्या? कौन से? जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। और ये प्लांट को कैसा कलर देते हैं? येलो, ऑरेंज या रेड कलर। येलो, ऑरेंज या रेड कलर। और तीसरे कौन से? ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करते? कलरलेस होते हैं। क्या करते हैं? स्टोरेज। कितनी तरह के? 3। अगर प्रोटीन स्टोर करेंगे तो? और स्टार्च को तो अमाइलोप्लास्ट। और ऑयल को तो हाँ, इलायोप्लास्ट। और फैट को तो वही फैटी ऑयल, कोई भी पूछा जाए। और एमाइलोप्लास्ट कहाँ मिलेगा? पोटैटो में। आलू में स्टार्च ही तो है। आलू में स्टार्च कहाँ स्टोर है? हाँ, एमाइलोप्लास्ट में। कहाँ एमाइलोप्लास्ट है? स्टेम में, क्योंकि स्टेम खा रहे हैं ना वहां पर। अब क्लोरोप्लास्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड और जेंथ्रोफिल, क्लोरोफिल सारे पिगमेंट है ना। तो इसमें बताओ कि जेंथ्रोफिल का कलर कैसा होगा? हाँ, येलो की येलो टू येलो ऑरेंज। हाँ, येलो कलर। और कैरोटीनॉइड का येलो टू येलो ऑरेंज। और क्लोरोफिल ए का ब्राइट और ब्लू ग्रीन। और क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन। कौन सी टेक्निक? पेपर क्रोमेटोग्राफी। और वहां क्रोमेटोग्राम बताया था, उस क्रोमेटोग्राम में कलर नजर आएंगे आपको। ये फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने याद किया था। चलो वापस आ जाते हैं। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, इसका जो नंबर वो वेरिएबल है। जैसे एक क्लेमाइडोमोनास में 1, और सबसे ज्यादा किसमें? मेसोफिल में। कितने? 20 से 40। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी वेरिएबल है। एंड डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल ज्यादा एक्टिव है तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज्यादा होगा। जैसे स्पर्म सेल को याद करो, तो स्पर्म में वो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ थे? मिडिल पीस में। और बहुत सारे थे क्या? यस, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ह्यूमन स्पर्म में कितने पार्ट होते हैं? 4। पहला कौन सा? हेड, दूसरा नेक, तीसरा मिडिल पीस, और चौथा टेल। टेल क्या करता है? मोटिलिटी देता है। मोटिलिटी के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी कौन देता है? मिडिल पीस। और मिडिल पीस में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और हेड के अंदर क्या है? एक्रोसोम है और न्यूक्लियस है। और एक्रोसोम के अंदर क्या है? एंजाइम, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे, है ना। वो जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेंगे, तभी तो इसमें एंटर कर पाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। रेड में कि व्हाइट में? किसमें? दोनों में है, बस उसमें ज्यादा है रेड में और व्हाइट में कम है। वैसे तो हमारी जितनी भी सेल हैं सभी माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, क्योंकि हर सेल कुछ ना कुछ तो काम कर रही ना। जैसे हार्ट सेल है तो हार्ट सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना, क्योंकि लगातार बीट कर रहा, तो एनर्जी तो चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो क्या चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कहां थे हम लोग? क्लोरोप्लास्ट में थे ना। तो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड तो 2 कंपार्टमेंट भी होंगे, एक कौन सा? आउटर, और दूसरा इनर। जो इनर, और यहां पर दोनों मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस है, यहां मेम्ब्रेन में कोई फोल्डिंग नहीं है। अब जो इनर कंपार्टमेंट है वहां पर फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, क्या नाम है? थाइलाकॉइड।
और थाइलाक्वाइड जो कॉइन के फॉर्म में अरेंज है, पाइल्स ऑफ कॉइन्स क्या बनाते हैं, ग्रेना, और दो ग्रेना के थाइलाक्वाइड जुड़े हैं किससे, स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा, और दिस ग्रेना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या बनेगा, ग्लूकोज, और लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन, दो ही प्रोडक्ट बनते हैं। और जो डार्क रिएक्शन उसी को आगे चलकर हम केल्विन साइकिल कहते हैं, और केल्विन साइकिल में कितने स्टेप होते हैं, 3, पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, और तीसरा रीजनरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट भी डिवाइड बाय फिशन, और साथ ही साथ यहां पर भी स्ट्रोमा के अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स लिखा है यहां पर, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में केवल एक डीएनए और यहां पर कई सारे, दोनों के पास आरएनए है और दोनों के पास राइबोसोम है 70s, और 70s राइबोसोम मतलब ये अपनी जरूरत की प्रोटीन बना लेगा। एंड क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस, और माइटोकॉन्ड्रिया का रेस्पिरेशन। तो इनसे जुड़े दो पूरे चैप्टर हमारे पास हैं। अगला ऑर्गेनेल राइबोसोम, यूकैरियोट में पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा सेल वॉल, तीसरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा प्लास्टिड, छठा राइबोसोम। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की, जॉर्ज पैलेट इन द ईयर 1953 through the use of electron microscope. Electron microscope was invented by Noll and Ruska in the year 1932, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद ही हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ पाए, और उसी के बाद हम राइबोसोम को भी डिस्कवर कर पाए। राइबोसोम सबसे छोटा ऑर्गेनेल है, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज कितना होता है, 15 बाई 20 नैनोमीटर। अब ज्यादातर साइज तो माइक्रोमीटर में है, तो आपको ध्यान नहीं देने हैं, जो अलग है वो ध्यान देने, जैसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस 10 से 50 नैनोमीटर, और नैनोमीटर माइक्रोमीटर से छोटा है कि बड़ा है, हाँ छोटा है, कितना छोटा है, 1000 गुना, क्योंकि वो -6 और ये -9 है, तो 1000 गुना छोटा है, क्योंकि 3 जीरो का अंतर है दोनों में। ठीक है, कहां पे थे हम लोग, राइबोसोम। तो राइबोसोम बाकी बातें हुई गई हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले स्ट्रक्चर पे, कौन सा, साइटोस्केलेटल एलिमेंट। तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट कितने हैं, 3, पहला माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा माइक्रोफिलामेंट, तीसरा, और ये जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट है ये है क्या, प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर। कितने काम है, 3, M फॉर मोटिलिटी, M फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, M फॉर मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। अब माइक्रोट्यूब्यूल तो कई सारी चीजें बनाता है, जैसे सिलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, स्पिंडल फाइबर, ये सब किससे बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। जैसे सिलिया में कितने माइक्रोट्यूब्यूल, 20, फ्लैजिला में 20, सेंट्रोसोम में 54, सेंट्रियोल में, समझे कि नहीं, हाँ तुम लोग मुझे हल्के में ले लेते तुरंत ही कि 20, 20, 27, ठीक, कुछ तो सुनते भी नहीं, कहते हाँ वही तो अब इसी के बाद वही टॉपिक भी आ गया। अगला टॉपिक सिलिया एंड फ्लैजिला। प्रोकैरियोट में सिलिया या फ्लैजिला, प्रोकैरियोट में केवल फ्लैजिला है, यूकैरियोट में दोनों है, सिलिया एंड फ्लैजिला। दोनों का स्ट्रक्चर सेम कि अलग, हाँ सेम, फंक्शन सेम, तो अंतर क्या है, नंबर एंड लेंथ। फ्लैजिला का नंबर कम, सिलिया का ज्यादा, लेंथ फ्लैजिला की ज्यादा और सिलिया की कम, तो नंबर और लेंथ में अंतर है। किस में अंतर नहीं है, स्ट्रक्चर और फंक्शन में। काम दोनों का क्या है, मोटिलिटी, और दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है। स्ट्रक्चर हमने कट किया था ना उसका टीएस, तो टीएस काटा तो सबसे बाहर क्या था, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर चलेंगे तो अंदर का पार्ट क्या है, एक्सोनिम या कोर है ये, और इस कोर के अंदर क्या भरे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, कितने 20, और 20 माइक्रोट्यूब्यूल दो तरीके से अरेंज है, पेरिफेरल एंड सेंट्रल। पेरिफेरल कितने 18 और सेंटर में 2, जो 18 है ये डबलेट के फॉर्म में, कितने डबलेट 9, तो 9 डबलेट हो गए, और एक सेंटर में सिंगलेट ही है, इसलिए लिखते हैं 9 + 2,
और 9 + 2 = 20। अब जो ये डबलेट है वो आपस में जुड़े हैं कैसे, लिंकर या इंटर डबलेट ब्रिज, और सेंटर वाले आपस में जुड़े हैं किससे, हाँ ये जुड़े हैं ब्रिजेस से, और ये सराउंड किससे, सेंट्रल सीट से, और सेंट्रल सीट जो ये कनेक्ट है किससे, पेरिफेरल डबलेट से, दोनों की एक किसके द्वारा, रेडियल स्पोक, कितनी 9, खत्म। तो अब वो अगर वो इमेज है दिमाग में तो ये काम आसान, वरना कहें क्या ये चल क्या बता रहे हैं मास्टर, क्या दूसरा सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, तो एक सेंट्रोसोम मतलब 2 सेंट्रियोल, और अगर हम एक सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल का शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल है, और ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कार्टवेल, और ये मेम्ब्रेन बाउंड की नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो यहां पर कोई मेम्ब्रेन तो है नहीं, बस वो पेरिसेंट्रियल मटेरियल भरा हुआ है ना, और यहां पर पेरिफेरल ट्रिपलेट है, कितने 9, और एक ट्रिपलेट मतलब 3 माइक्रोट्यूब्यूल, तो 9 त्रिक 27, और सेंटर में नहीं है, सेंटर में हब है जो प्रोटीन का बना, तो 9 + 0, तो 9 + 0 = 27। तो सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन इज कार्टवेल लाइक। एक ही साल में 2 सवाल पूछे गए हैं, कार्टवेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रियोल के अंदर। अब सेंट्रियोल का काम क्या है, बेसल बॉडी बनाना, सेंट्रियोल बनाता है बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी बनाता है सिलिया और फ्लैसिला को, साथ ही साथ सेंट्रियोल बनाता है स्पिंडल फाइबर को, और स्पिंडल फाइबर बनाता है स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, क्योंकि सेंट्रियोल ज्यादातर प्लांट सेल में एब्सेंट है, नहीं पाया जाता, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में एब्सेंट है। अगला न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, और न्यूक्लियस में कितने कंपोनेंट, 4, सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा है, सेल मेम्ब्रेन बता रहे हैं क्या कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस, एक की कई सारे, एक या कई सारे, एक कब होगा, जब सेल प्रोटीन कम बना रही होगी, और ज्यादा होंगे प्रोटीन अगर ज्यादा बना रही, तो जो सेल ज्यादा प्रोटीन बना रही उनमें ज्यादा न्यूक्लियोलस पाए जाएंगे। और चौथा स्ट्रक्चर न्यूक्लियर पोर, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। अब जो न्यूक्लियस है उसका नंबर 1 भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी, और नहीं भी हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटी है। कोई सेल बताओ इसमें न्यूक्लियस ना हो, ह्यूमन आरबीसी, आरबीसी कभी नहीं बोलना, मैमेलियन आरबीसी बोलो, ह्यूमन आरबीसी बोलो, और अच्छा बोलो तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, क्योंकि मैच्योर में होता है, तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। दूसरा सीओ ट्यूब सेल, सीओ ट्यूब सेल किसका फीचर है, एनजीओ का। पेरिडोर जिम्नो में सीओ ट्यूब नहीं होती, सीओ सेल होती हैं, और कंपेनियन सेल नहीं होती हैं, एल्बुमिनस सेल होती हैं। जिम्नो में जाइलम में कितने कंपोनेंट, जिम्नो में जाइलम में 4 कंपोनेंट होते हैं, कि 2 होते हैं कि 3 होते हैं, सोचा करो पहले, 3 होते हैं, क्या नहीं होता है, वेसल। एनजीओ में फ्लोएम में 4, जिम्नो में 4। सीओ ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं है, लेकिन उसकी जगह पर सीओ सेल और एल्बुमिनस सेल हैं, लेकिन वहां वेसल की जगह पर और कोई नहीं है। तो वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनजीओ, और साथ ही साथ सीओ ट्यूब एंड कंपेनियन सेल इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म, क्योंकि और किसी भी दूसरे प्लांट में ये नहीं है। तो सीओ ट्यूब सेल जो है वो मैच्योर होने पर न्यूक्लियस नहीं रखती हैं, लेकिन न्यूक्लियस तो आप जानते हैं कंट्रोलिंग सेंटर होता है, तो अगर न्यूक्लियस नहीं तो सेल के फंक्शन को कौन कंट्रोल करेगा, कंपेनियन सेल, एंड कंपेनियन सेल आल्सो मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट। ये सीओ ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट भी मेंटेन करती हैं। ठीक है, अब सेल में नॉर्मली सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, जैसे स्केलेटल मसल सेल, सिंसाइसियम, एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस, और कोई लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, वो भी सिंसाइसियम है, या फिर फाइकोमाइसिट फंजाई,
जहां पर मिलता है सिनोसिटिक कंडीशन, एंड दीज आर आल्सो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो मल्टी न्यूक्लिएट में एक सिंसाइसिम मिलता है, एक सिनोसिटिक, दो कंडीशन मिलती, दोनों सिलेबस में हमारे हैं। तो नहीं भी हो सकता है, एक हो सकता है, दो भी होते हैं पैरामीशियम में। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियर होते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। काम तो पता ही आपको कि न्यूक्लियस सेल के स्ट्रक्चर को, सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है, एंड आल्सो प्लेज अ रोल इन हेरिडिटी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए है, एंड डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो दिस कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैरेक्टर को ले जाता है ये। ठीक, अब आते हैं न्यूक्लियर पोर की बात करते हैं। तो न्यूक्लियर पोर जो होता है उसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूक्लियस से क्या बाहर जाएगा? आरएनए, और बाहर से अंदर क्या जाएगा? प्रोटीन। मतलब न्यूक्लियस अपनी जरूरत की प्रोटीन खुद नहीं बना सकती, वरना इसको भी सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं, लेकिन ये सेमी ऑटोनॉमस नहीं है। अब जो इसके अंदर न्यूक्लियोलस, उनका स्ट्रक्चर कैसा है? स्फेरिकल। सेंट्रियोल का सिलेंड्रिकल। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एक या एक से ज्यादा? एक या एक से ज्यादा। और इनका काम क्या है? आरएनए सिंथेसिस। बहुत पूछा गया है, दैट इज राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। कितनी तरह के आरएनए होते हैं? 3। कौन से? आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए का काम, हाँ, टेम्पलेट, एक्ट एज टेम्पलेट। टीआरएनए रीड द जेनेटिक कोड, ब्रिंग्स द अमीनो एसिड। और आरआरएनए स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल। स्ट्रक्चरल रोल किसका? स्ट्रक्चर राइबोसोम का। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरआरएनए प्लस प्रोटीन। कितनी प्रोटीन? 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, एंड आल्सो एक्ट एज एंजाइम। क्या कहते हैं? राइबोजाइम। तो राइबोजाइम का काम कौन करता है? 23S आरआरएनए। यूकैरियोट में आरआरएनए कितनी तरह का? हम क्या पूछ रहे हैं? यूकैरियोट में आरआरएनए कितनी तरह के? 4 तरह के। 5, 5.8, 18, 28। और कोई बताओ? 23 बता दो। वो प्रोकैरियोट में ये 4 कहाँ है? यूकैरियोट। कौन से? 5, 5.8, 18, 28। 5 इसके लिए कौन सा पॉलीमरेज? आरएनए पॉलीमरेज 3, और बाकी के लिए 1। एसएन के लिए सुनो क्या बोला मैंने? एसएन 3, एचएन 2, 4 बता रहे हैं। 3 ही आरएनए पॉलीमरेज है, वो बता रहे हैं हम। 2 बता रहे थे। ठीक, अब आखिरी टॉपिक जो है क्रोमैटिन इसके अंदर है ना। तो टर्म क्रोमैटिन वाज गिवन बाय फ्लेमिंग। और जो क्रोमैटिन टर्म क्रोमा से बना हुआ है, कलर्ड होता है ये, है ना। और कौन सी डाई? बेसिक डाई। लिंकेज टर्म किसने दिया था? रिकॉम्बिनेशन मॉर्गन ने, दोनों दिए थे टर्म, है ना। और बायोलॉजी टर्म लैमार्क एंड ट्रेविरेनस, और वायरस टर्म बिजरिंग, और क्रोमैटिन टर्म फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन टर्म दिया। क्रोमैटिन कितनी तरह का? 2 तरह का। यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन लेंस की डोज, डेंस की लूज, एक्टिव की इनएक्टिव, और डार्क की लाइट। लाइट हेट्रो वाला डार्क है, इनएक्टिव है, और हाँ डेंस है। क्रोमोसोम कितनी तरह के? क्रोमोसोम 4 तरह का। अच्छा, क्रोमैटिन कितने चीजों से मिलकर बना है? 4। पहला डीएनए, दूसरा आरएनए, तीसरा हिस्टोन, और चौथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। वो एनएससी शायद याद होगा, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो ये जो क्रोमैटिन, यही क्रोमैटिन पैकेजिंग करके बनाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितनी तरह के? 4, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इज आल्सो नेम्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर अगर मिडिल है तो मेटासेंट्रिक, क्लोज टू एंड है तो एक्रोसेंट्रिक, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल
सब मेटासेंट्रिक, और टर्मिनल है तो टीलोसेंट्रिक। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर के सरफेस पे दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, काइनेटोकोर, और इनसे कौन जुड़ता है? स्पिंडल फाइबर। जो स्प्लिटिंग होती है किसकी? सेंट्रोमियर की। कब? एनाफेज में। और मियोसिस में? एनाफेज 2 में। 3 कौन बता रहा है? ऑप्शन अगर दे दे बना के एनाफेज 1 2 3 4, तो कुछ तो 3 4 वाले भी होंगे उसमें। क्या बता रहे थे? हाँ, सेंट्रोमियर कुछ क्रोमोसोम में कि सब में? हाँ, सब में होगा। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कुछ में होगा। और जिनमें, हाँ जिनमें होगा उनमें एक और स्ट्रक्चर बनेगा उसके बाद, क्या कहते हैं? सैटेलाइट। और ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, स्टेनिंग की नॉन स्टेनिंग? वेरिएबल की कांस्टेंट? हाँ, कांस्टेंट लोकेशन। प्राइमरी इज वेरिएबल। प्राइमरी कभी सेंटर में, कभी अवे फ्रॉम सेंटर, कभी क्लोज टू एंड, कभी टर्मिनल। पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज कांस्टेंट, उसकी लोकेशन फिक्स होगी क्रोमोसोम में, नॉट वेरिएबल। नॉन स्टेनिंग मतलब स्टेन नहीं होगा। किससे? अब बेसिक डे कोई नाम बताओ, जैसे इथीडियम ब्रोमाइड, मिथाइलिन ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, बेसिक फुटसिन, एसिटो कार्मीन, ये सब बताएं क्या मैंने? यस, और एग्जाम्पलर में क्वेश्चन भी है सब। तो हो गया क्या? अरे अभी माइक्रो बॉडीज आखिरी। तो माइक्रो बॉडी प्लांट में कि एनिमल में? सिंगल मेम्ब्रेन की डबल। और इसके अंदर क्या होता है? एंजाइम। कोई एग्जाम्पल बताओ। ग्लाइक्सिसोम एंड पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम का क्या काम है? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन मेनली किसका काम है? पेरोक्सिसोम का। वैसे इन्वॉल्व होते माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लेकिन उनका बहुत रोल नहीं है। सवाल करा दे क्या बेटा? पीपीटी लगाओ जरा। लगी पीपीटी? नहीं नहीं, ये तो थ्योरी वाली है। तो देखो इसमें जो लिखा है वो सब मैंने तुम लोगों को बता ही दिया है, ये वही सब लिखी है कहानी। तो अगर ये चाहो तो ये हम पहले ही बता दे तुम लोगों को, मतलब आज बायोमॉलिक्यूल का पढ़ा देते तुम लोगों को। यहां नहीं, यूट्यूब पे एक वीडियो दे देंगे, वहां जाके तुम लोग पढ़ लेना, और अगले दिन आना तो रिवाइज करा देंगे। क्योंकि आज तो चूंकि पहला ही चैप्टर है, अब रोज चैप्टर बढ़ जाएगा ना एक और। अब अगले दिन बायोमॉलिक्यूल भी होगा, टाइम इतना ही होगा। yes, और टाइम तो हमने इसलिए बायो आखिरी में रखा है, ताकि वो लोग खूब पढ़ा ले फिजिक्स केमिस्ट्री पहले। हाँ पीटी। अरे ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा, रॉबर्ट हुक बता रहे कौन है? ये लिवेनहॉक हो गए, ये रॉबर्ट ब्राउन हो गए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। समझ जाओगे ना? तो ये सब लोगों ने रिवाइज ही कर लिया है, यही सारे पॉइंट लिखे हुए थे, या तो मैं यही समझ जाओगे ना अब ये। तो ये पहले पढ़ा दिया करेंगे एक दिन पहले, ठीक है? पीपीटी वाले को, क्वेश्चन वाली इसी में है क्या? चलो 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 आराम से, एक एक तो दिन निकाल दोगे इसी में। बेटा 250 स्लाइड तो यही खाली, तो 250 जाने दो पहले, अलग अलग बनाया करो यार। चार 400 थे, उसको कम करके 250 किए हैं। हाँ ये तो हटाओ बेटा। चलो देखो, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? पढ़े कि तुम लोग ऐसे बता लोगे? अच्छा हम पढ़े से जवाब भी देना। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिक डज नॉट कंटेन स्टोर फूड मटेरियल? कौन सा? क्रोमोप्लास्ट। ये स्टोर फूड मटेरियल स्टोर नहीं करता है, तो क्या करता है? कलर देता है, येलो, ऑरेंज या रेड कलर। किसको? प्लांट। ये भी बहुत बड़ी बात बताई।
प्लांट में किसको, पत्ती को कि फूल और फल को? और फूल को कलर देने से अट्रैक्ट पॉलिनेशन के लिए, और फल के कलर से डिस्पर्शर। प्लांट पॉलिनेटर प्लांट डिस्पर्शर रिलेशन याद आया? ये क्या स्टोर करता है? ऑयल एंड फैट, प्रोटीन, स्टार्च। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया में सबसे बाहर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल के बाहर यही तो है। नीट तेरा। वाई अ कैप्सूल एडवेंटिजियस टू अ बैक्टीरियम? कैप्सूल का क्या फायदा है? इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। होस्ट उसे कहते हैं जो जिसमें बीमारी होती है। तो अगर कोई बैक्टीरिया पैथोजेनिक है और उसके पास कैप्सूल है तो हमारे इम्यून सिस्टम से वो बच जाएगा। और कैंसर सेल भी यही करते हैं, इम्यून सिस्टम से बच जाते हैं। तो क्या देते हैं पेशेंट को? अल्फा इंटरफेरॉन, और एक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है जो किसको देते हैं? एम्फिसिमा को ट्रीट करने के लिए। और एक अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन है, रोजी काऊ, कितना? 2.4 ग्राम पर लीटर। चलो ऑर्गेनेल कौन सा है? गोल्जी बॉडी है ये। चलो ये कौन सा है? ये न्यूक्लियस, और ये आर ई आर, और ये एस सी आर। समझ गया ना? तो कौन सा करोगे? सेकेंड की थर्ड? सेकेंड। रफ वाला प्रोटीन बनाएगा। द गोल्जी बॉडी प्लेज अ मेजर रोल। सेकेंड हो जाएगा ग्लाइकोसाइलेशन। ये किसका काम है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाला क्लोरोप्लास्ट, और ये वाला लाइसोसोम। अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज SER। चलो ये पहचानना है क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया अगर पहचान लिया तो सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। द फ्लूइड मोज़ेक मॉड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, थर्ड ऑप्शन, S.J. Singer and G.L. Nicholson। Which structure perform the function of mitochondria in bacteria? मेसोसोम। दोनों का काम एक जैसा है और दोनों मेम्ब्रेन बाउंड है। हाँ और क्या, मेसोसोम तो खुद ही मेम्ब्रेन ही बाउंड है। अब एक सवाल मिलेगा ऐसा। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई फ्लैजेला। अब देखो यहां से मैं ये पता चला कि बैक्टीरिया में सिलिया नहीं है, यहां से साबित भी हो गया सवाल से। और ये दोनों क्या करते हैं? अटैचमेंट में रोल प्ले करते हैं। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आपके लेवल पे, लेकिन अब चूंकि सवाल इस बार आए थे तो हम 2-4 सवाल ऐसे कर भी लेंगे। तो किसकी बात हो रही है? अ सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट। अब साइटोस्केलेटल कहा तो इसका मतलब ये तो खत्म हो गया, ये 3 लोग बचे, लेकिन अब 3 में क्या करेंगे? तो 6 नैनो। अब ऐसा कोई डेटा है नहीं, माइक्रोफिलामेंट याद करना पड़ेगा। ये किसकी बात हो रही है? माइक्रोफिलामेंट। और नीट 14 में पूछा भी गया था ये। चलो सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, क्लोरोफिल, थाइलाक्वाइड, क्रिस्टी, इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोजाइम, न्यूक्लिक एसिड। कौन? 23S rRNA इन प्रोकैरियोट एक्ट एज राइबोजाइम। क्या कैटलाइज करता है? हाँ क्या कैटलाइज करता है? सवाल अब नहीं बताएंगे, सवाल निकल गया। 23S rRNA बैक्टीरिया में राइबोजाइम का काम करता है, और राइबोजाइम मतलब एंजाइम है, तो एंजाइम कुछ ना कुछ कैटलाइज करेगा ना। क्या करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये ट्रांसलेशन में पढ़ाया गया है, जाके देखना आज फिर से, एकदम स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कैटलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ट्रांसलेशन में क्या करना है? प्रोटीन ही तो बननी है, और प्रोटीन बनेगी कैसे? पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ के। अच्छा ये नहीं हुआ। कौन सा? स्मूथ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन द क्लोरोप्लास्ट, दिस इज ग्रेना। और ये ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड सैक क्या है? थाइलाक्वाइड। तो ये थाइलाक्वाइड और इसका जो ढेर है उसी को क्या कहते हैं? ग्रेना। साइटोक्रोम आर फाउंड इन, पहले बताओ ये है कि नहीं है हमारे सिलेबस में? है।
पढ़ा है हमने। अब इस साइटोक्रोम भूल गए क्या? साइटोक्रोम सीक्वेंस तो B C1C A3 याद आया कि नहीं याद आया? ये BC1 को क्या कहते थे? कुछ याद आ रहा है? ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज था। तो ये पढ़ा तो साइटोक्रोम, तो ये साइटोक्रोम कहां आपने पढ़े? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? कोई इनर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है? हाँ भाई ये देखो इनर मेम्ब्रेन ही तो है। तो ये है सिलेबस में ही है ना, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग ही तो है। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए राइबोसोम। राइबोसोम में आरएनए है और प्रोटीन है, बाकी क्या इन तीनों के पास डीएनए है? यस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? राइबोसोम। बाकी देखो यहां मीसोसोम दिया है, मेम्ब्रेन, वो तो खुद ही मेम्ब्रेन से ही बना हुआ है ना। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप से तुम डिफरेंशिएट करते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप प्रोकैरियोट में नहीं है। बल्बियानी रिंग्स आर द साइट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। याद कर लो, नीट का ही सवाल है। चलो थैलाक्वाइड। फ्लैट मेम्ब्रेनस एकिनेस्ट्रोमा, क्रिस्टी, सिस्टर्नी एंड क्रोमैटिन condense structure of DNA. The structure that helps some bacteria to attach to rock and host tissue are फिम्बरी। फिम्बरी ना होता तो पाइली दिया होता, तो पाइली या फिम्बरी। होल्ड फास्ट कहां पढ़ा आपने? ब्रायोफाइट, एल्गी में, राइजोइड नहीं, होल्ड फास्ट हमने एल्गी में पढ़ा है, राइजोइड ब्रायो में, और मीसोसोम प्रोकैरियोट में, लेकिन उनका काम अलग है ना। क्रोमैटोफोर टेक पार्ट इन। क्रोमैटोफोर कहां है? साइनोबैक्टीरिया। और क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। सेलुलर ऑर्गेनेल विद मेम्ब्रेन्स आर। अरे राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम में नहीं है, राइबोसोम में नहीं है, तो यही बचा है, खत्म। समझ गया ना? एग्जाम में ऐसा नहीं कि हर चीज पढ़ने चक्कर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोट? पॉलीसोम इंक्लूजन बॉडी नहीं है, बाकी तीन इंक्लूजन बॉडी हैं। द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोम इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, एक्रोसेंट्रिक। क्लोज कहेगा तो एक्रोसेंट्रिक, और स्लाइटली अवे तो स्लाइटली अवे, मतलब एस सब मेटासेंट्रिक, मिडिल एम फॉर मेटासेंट्रिक, टर्मिनल टी टीलोसेंट्रिक। खत्म। तीन तो ऐसे ही पता है, एक ही बचा, वो भी हो जाएगा। समझ गया ना? न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डेरिवेटिव ऑफ, ये भी अब एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन याद कर लो क्या, आरईआर। और ऐसे भी ध्यान रख सकते हो आरईआर अटैच भी तो है न्यूक्लियर एनवेलप से। तो न्यूक्लियर एनवेलप को खुद बनाया भी किसने है? आरईआर ने। विच ऑफ द, यानी हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप इज एक्सटेंशन ऑफ आरईआर। जैसे मीजोसोम इज द एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, वैसे वो इसका एक्सटेंशन हो गया। विच ऑफ द, अच्छा पढ़ लिया क्या तुम लोगों ने? सिंगल मेम्ब्रेन कौन है? लाइसोसोम। बाकी तीनों डबल मेम्ब्रेन। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट सेल वैक्यूलर। सवाल करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता कि ये सिलेबस में तो है नहीं हमारे, तो फिर हमें ये पता है जेंथोफिल, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, ये तीनों फैट सॉल्युबल। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसी चैप्टर 8 में, और ये तो लिखा नहीं, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे भी दीज आर फैट सॉल्युबल। और एंथोसाइनिन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। जैसे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पत्ती में है, पत्ती को हम पानी में डालें तो पानी का रंग हरा हो जाता है? नहीं होता है। एंथोसाइनिन ये होता है चुकंदर में, चुकंदर को काट के पानी में डालो, पानी का रंग बदल जाता है, क्योंकि एंथोसाइनिन इज वाटर सॉल्युबल। तो पानी में डाला, पानी का रंग बदल गया। अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज लाइसोसोम। ऑप्टिमली एक्टिवेट रेस्पिरेटरी एंजाइम अकर इन बैक्टीरियम इन, अरे इतना टाइम लोगे भाई तुम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये बैक्टीरियम लिखा इसलिए आप कर रहे हो, अगर यूकैरियोट होता तो माइटोकॉन्ड्रिया होता। वैसे इससे बढ़िया जवाब होता मीसोसोम, लेकिन मीसोसोम ऑप्शन नहीं है। तो मीसोसोम जानते हैं ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस, फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, क्लोरोप्लास्ट डिवाइड बाय फिशन, तो फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल। इतनी बात सही है, ये इतना सही। एंड दे कंटेन डीएनए, ये सही
है, ये भी सही बात है, बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, ये गलत बात है ना, क्योंकि प्रोटीन बनाने की मशीनरी क्या है, राइबोसोम, और राइबोसोम इनके पास है, तो इस वजह से केवल गलत है, बाकी दो बातें इसमें सही हैं। तो यानी कौन सा ऑप्शन पहला हो जाएगा क्या, माइक्रोट्यूब्यूल आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, कौन सा ऑप्शन भाई, क्रोमेटिन में माइक्रोट्यूब्यूल तो नहीं है, न्यूक्लियोसोम में भी नहीं है, पेरोक्सिसोम में नहीं, तो ये हो जाएगा। यहां पर फ्लैजिला भी लिख सकते हैं, फ्लैजिला हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, है ना। फ्लैजिला में कितने माइक्रोट्यूब्यूल, ये लिखा ना माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट, फ्लैजिला में कितने, सिलिया में, सेंट्रियोल में 27, सेंट्रोसोम में 54, और यहां बेसल बॉडी लिख दे तो भी सही होगा, क्योंकि बेसल बॉडी भी कौन बना रहा, सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल को किसने बनाया, माइक्रोट्यूब्यूल ने, तो माइक्रोट्यूब्यूल सब जगह मिलेगा, सिलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल एपरेटस, बेसल बॉडी, सबके पास मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, माइटोकॉन्ड्रिया, अबे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ग्लूकोज में एनर्जी भरी है क्या, कहा, बॉन्ड में उसके, तो बॉन्ड को तोड़ के हम लोग, ग्लूकोज में 6 कार्बन हैं, उनके बॉन्ड तोड़ते हैं तभी तो CO2 बनते हैं और एनर्जी भी निकलती है, तो ये काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी बनाने का काम ऐसे दो लोग करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो एटीपी बनाता है वो खर्च कर लेता है, लाइट रिएक्शन में एटीपी बनाता है और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाने में एटीपी खर्च करता है, तो ग्लूकोज बनाने में एटीपी खर्च हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया उल्टा करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है तो एटीपी रिलीज कर देता है, और ये एटीपी में एनर्जी कहां से आई है, एक्चुअली सन से, क्योंकि लाइट रिएक्शन में सनलाइट को एब्जॉर्ब किया गया और उसी को बॉन्ड में बांधा गया और फिर वही एनर्जी चल रही है। Which of the following is true for nucleolus? Is a site for active ribosomal RNA synthesis, rRNA synthesis. The Golgi complex participate in formation of secretory vesicle, और इसी में एक वेसिकल लाइसोसोम है। Which of the following event does not occur in RER? ये भी आउट ऑफ सिलेबस ही है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ कर सकते हो। RER कह रहा और यहाँ लिपिड कह रहा है, तो दिमाग लगाओ कर लोगे, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, SCR, तो बस ये आंसर हो जाएगा आपका। मेनी राइबोसोम में एसोसिएट विद अ सिंगल mRNA, कर लोगे इतने से क्या हो जाएगा, पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, ये भी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, एक तो याद है, सब मेटासेंट्रिक कैसा, एल शेप, सही है क्या, ये क्या कोड बताया था, मस्त बिजली, मस्त बिजली, तो मस्त बिजली, मेटासेंट्रिक वी शेप, एक्रोसेंट्रिक जे शेप, सब मेटासेंट्रिक एल शेप, टीलोसेंट्रिक आई शेप, तो सब मेटासेंट्रिक एल शेप, तो एक तो निकल गया, लेकिन सही पूछा नहीं है, पूछा इनकरेक्ट। अब क्या करोगे, लैम ब्रश क्रोमोसोम डिप्लोटिन बाइवेलेंट, ये बात सही है, एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम, ये सही है, आप बता सकते हो क्या, ये गलत बात है, क्या गलती इसमें, पॉलीटिन क्रोमोसोम जो होते हैं वो पाए जाते हैं स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट, कहां पर, स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट, तो ये गलत हो गया। उसाइट ऑफ एम्फीबियन में मिलता है कौन सा, लैम्ब्रस वाला, वो जो लैम्ब्रस लिखा ना उसाइट ऑफ एम्फीबियन में पाया जाता है, हाँ याद करोगे, और क्या कर सकते हो इसमें। नीट 18 का सवाल है, एक और तरीका है बताएं, छोड़ दो। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुलर, क्या तो ऐसे सवाल पूछा करो, ये कठिन कठिन सवाल ना लाया करो, तो तुम लोग चाहो तो ये हटा भी सकते हैं, या 2-4 सवाल याद कर लो। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पहला सही है क्या, दूसरा सही है, पैकेजिंग इन ER नहीं, पैकेजिंग इन गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम है न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, यस, न्यूमरस मतलब बहुत सारे। Which of the following of organelle does not contain DNA? लाइसोसोम एंड वैक्यूल, इन दोनों, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन के पास नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, P&Q, शॉर्टर वाला कैसा होता है, P होता है, ये ध्यान रखना, ठीक, P&Q आर्म। Which of the following cell organelle is present in the highest number in secretory cell?
गोल्जी बॉडी। अभी कहा था सेक्रेटरी वेसिकल कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी। तो यही ज्यादा नंबर में पाया जाएगा। और सब नीट के सवाल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70 राइबोसोम ओनली? नहीं नहीं नहीं, पहले समझो कि क्या सवाल कह रहा है, किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है? प्रोकैरियोट। क्या हमारे पास 70 है? लेकिन इसमें कहा है हैविंग 70 राइबोसोम ओनली, मतलब ये सवाल है प्रोकैरियोट का। तो प्रोकैरियोट का न्यूक्लिक एसिड कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए। नेकेड मतलब कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। बढ़िया सवाल है ये। नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ। अब पहले तो ये पहचाना कि नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस और दैट इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए। चलो मैच करो। गोल्जी बॉडी, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, लाइसोसोम, डाइजेस्टिंग वैक्यूल, ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, राइबोसोम, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। Which of the following statement about inclusion bodies is incorrect? They are not bound by any membrane. They involve in ingestion of food. Yes sir, अभी बता रहे हैं खाना निगलने का काम इंक्लूजन बॉडी करने लगी। ये काम कौन करता है? फूड वैक्यूल। They lie free in the cytoplasm. Yes. These represent reserve material. Yes. तो दूसरा वाला गलत हो गया। What is important site of formation of glycoprotein glycolipid? Golgi bodies. चलो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड, रफ गोल्जी बॉडी, ग्लाइकोसाइलेशन, सेंट्रियोल, स्पिंडल फॉर्मेशन। द साइज ऑफ पीपीएलओ इज 0.1 माइक्रोमीटर। ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं कि दूर दूर तक आता है पता नहीं है। द बायोसिंथेसिस ऑफ आरआरएनए अकर इन न्यूक्लियोलस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ही फायदा होता कि आपको आइडिया लग जाता क्या क्या पूछ रहा। अच्छा, इंक्लूजन बॉडी ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, gas vacuole, which when the centromere middle, M for metacentric। ये हो गया सवाल। चलो क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया, थाइलाकोइड, फ्लैटेन मेम्ब्रेनस sac in stroma, centromere, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सिस्टर्नी, this sac in Golgi body। इनकरेक्ट पूछा है। मैच्योर सीओ एलिमेंट possess a conspicuous nucleus। ये गलत हो गया, और एग्जाम में अगर ये गलत मिल गया तो मत पढ़ना, बाकी सब सही ही होंगे। समझे कि नहीं? द ऑर्गेनेल, हाँ ऑप्शन में ABCD होगा ना बेटा। मैंने कहा पहला अगर सही मिल गया, मैंने ये नहीं कहा A सही मिल गया तो B नहीं पढ़ना। द ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूडेड इन द ER एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, गोल्जी बॉडी, ER अभी 4 बता रहे तुमको। सेकंड होगा क्या? इसे माइटोकॉन्ड्रिया गड़बड़ है। अब इस सब जगह तो माइटोकॉन्ड्रिया लिखती है। चलो मेटासेंट्रिक, आप तो देख भी नहीं कि मिडिल। एक्रोसेंट्रिक, क्लोज, क्लोज कहीं दिखाई दे रहा है? पहला वाला से जो क्लोज टू एंड है ना, एक्रो वाला। अबे एक्रो ही तो क्लोज है। सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली अवे, ये देखो स्लाइटली अवे मिल जाएगा। और टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल मिल जाएगा, है ना, टर्मिनल। कर लोगे ना? माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। माइकोप्लाज्मा का साइज कितना है? 0.3, और 1 माइक्रोन से कम कह रहा है। अब 1 माइक्रोन, अभी मतलब वैसे तो टेक्निकली देखें तो बहुत बात सही नहीं भी है। अब 1 माइक्रोन से कम 0.9 भी हो सकता है, लेकिन अब अगर 0.9 के हिसाब से हम देखें तो पास हो जाएगा, तो ठीक है मान लेंगे। एंड माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया विद सेल वॉल, ये तो गलत बात है, सेल वॉल नहीं है। समझ गया ना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ER इज इनकरेक्ट? इतना टाइम लोगे बे? पहला गलत है। यस सर। इन प्रोकैरियोट ओनली, ये गलत हो गया ना, बाकी सारे सही हैं। चलो, मूवमेंट एंड एक्युमुलेशन ऑफ आयन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेड। जैसे अगेंस्ट मिला क्या हो गया? एक्टिव। A फॉर अगेंस्ट, A फॉर एक्टिव। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन? 80 तरह की प्रोटीन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम। AC हो जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा।
Which of the following function is carried out by cytoskeleton in a cell? कौन सा? मोटिलिटी और कौन सा? मैकेनिकल सपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल. इन बैक्टीरिया द मेसोसोम आर फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द मेसोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन. दोनों सही हैं. चलो, करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गोल्जी बॉडी. इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड. सेलुलर एनर्जी नहीं, ये किसका काम है? माइटोकॉन्ड्रिया. इट मॉडिफाई द प्रोटीन. यस, क्या बना देता है? ग्लाइकोप्रोटीन. इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन. नहीं, किसका काम है? सेल मेम्ब्रेन का. अभी ग्लाइसोसोम बताया तुमको. इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. नहीं. कितने काम हो गए? 2. कौन सा? ए और सी. ए सी कहां पर? चौथा ऑप्शन. ये किसका काम है? मैकेनिकल सपोर्ट. साइटोस्केलेटन का और सेल वॉल का, दोनों मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं. न्यूक्लियोलस. अबे वही एक ही सवाल तो है उसमें, और पूछ क्या रहा है? 5 बार तो ये पूछा राइबोसोमल आरएनए, सेंट्रियोल, कार्टविल, ल्यूकोप्लास्ट, स्टोरिंग न्यूट्रिएंट एंड गोल्जी बॉडी. वही गिने चुने सवाल उनके पास हैं, वही करने हैं. द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड. सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड. सिंगल स्टैंडर्ड नहीं, कहीं तो है. 5 किंगडम में कहीं नहीं है, कहीं तो है ही है. कहां है बताओ? कौन? नाम बताओ. पीएमवी में अभी 5x174 बैक्टीरियोफेज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. कितने? 5386 न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं मतलब सिंगल हो गए, नहीं तो बेस पेयर कहते हैं ना. एक्सोनीम, सिलिया एंड फ्लैजिला. कार्टविल पैटर्न, सेंट्रियोल, क्रिस्टा और सैटेलाइट क्रोमोसोम. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट. अब जगह तुम. आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड. इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटिवली लेस परमेबल. एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मोर. तो ये गलत हो गया ना. चलो, फ्लेमिंग, क्रोमैटिन, रॉबर्ट ब्राउन, जॉर्ज पैलेट एंड गोल्जी बॉडी. अच्छा, गोल्जी कैमिलो गोल्जी समझ जाते ना तुम लोग. मीसोसोमिनस सेलिजा. तीसरा होगा क्या? चलो, मेटा से. अरे यार, घुमा फिरा के इनके पास वही एक सवाल है. F1 पार्टिकल. F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम होते हैं जो क्रिस्टी पर होते हैं, और क्रिस्टी कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया. लेकिन नहीं भी पता तब भी हो जाएगा. अब बाकी तो जानते हो. हिस्टोन, क्रोमोसोम, एक्सोनिम, सिलिया एंड सिस्टर्नी. तो मैचिंग में एक दो नहीं पता तब भी सॉल्व हो जाएगा. कंसेंट्रिकली अरेंज सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी आर अरेंज नियर द न्यूक्लियस. इतनी बात बताओ पहले, सही कि गलत? सही बात है. विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और मैच्योरिंग. ये बस कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग, तो ये गलत हो गया. और उधर कॉन्केव ट्रांस या मैच्योरिंग होना चाहिए, तो ये गलत हो. बाकी यहां तक सही था ये. ठीक. A number of protein are modified in the cisternae of Golgi body before they are released from cis phase. ये भी गलत बात है, क्योंकि रिलीज फ्रॉम ट्रांसफेज से. तो दोनों बातें गलत हैं. सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया इज फैसिलिटेटेड बाय मेसोसोम. पहले पूछा मेसोसोम क्या करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन. फिर कहा सेल वॉल कौन बनाता है? मेसोसोम. द गोल्जी बॉडी. ये देखो 24 में 2 बार पूछा, झज्जर में फिर पूछा. The Golgi body are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex or forming phase. ये सही है क्या इस बार? The cis and trans phase are organelles identical interconnected. सही बात है. गलत बात है. क्या गलती बताओ? हाँ, क्या गलती है? आइडेंटिकल गलत है. क्या लिखा यहां पर? एंटायरली डिफरेंट. यस, एनसीईआरटी का वर्ड है एंटायरली डिफरेंट, बट इंटर वो सही है वर्ड. तो बस एक वर्ड से, और ये सब आप सही से पढ़ोगे और क्वेश्चन करोगे तभी कर पाओगे. सिलिया, वही सवाल, घिसे पिटे सवाल है इनके पास. एआर, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड काइनेटोकोर. विच अभी आ गया 25. रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, फिजिको केमिकल अप्रोच. ये फिजिको केमिकल, इधर लिखा फिजियोलॉजिकल, फिर लिखा केमिकल, फिर कहा है बिहेवियरल.
तो फिजिको केमिकल, और पढ़ाते समय हमेशा कहते नॉट फिजियो, दिस इज फिजिको, है ना, तो यहाँ फिजियो वाला भी दिया हुआ है। A specialized membranous structure in a prokaryotic cell, सवाल भी इनके वही एक सवाल घिसा पेटा, क्या हो जाएगा, मीसोसोम, और मीसोसोम ना होता तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देता ऑप्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होता तो सेल मेम्ब्रेन। चलो इसमें कह रहा है कि पहला ऑप्शन, द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s एंड प्रोकैरियोटिक आर 70s, सही बात है। ईच राइबोसोम हैज 2 सबयूनिट, द 2 सबयूनिट ऑफ 80s आर 60 and 40 and 70s आर 50 and 30 and 2 सबयूनिट 80s आर 60 and 20, ये भी गलत ही होगा, ए बी सी आर ट्रू। 25 के सवाल तो कर लो बेटा, अब 2 सवाल जब बचे तब तुम लोग रोना शुरू किए हो। सेंट्रोमियर, हाँ, सेल डिवीजन, सेंट्रोमियर सेल डिवीजन करता है, हाँ हाँ, और क्या करता है? सिलियम सेल मूवमेंट, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया, और सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो सेंट्रोमियर सेल डिवीजन में क्या करता है? अरे सेंट्रोमियर के ऊपर ही तो काइनेटोकोर होते हैं, वहीं से तो स्पिंड फाइबर जुड़ते हैं, तभी तो डिवीजन होता है। लास्ट, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी इज टू पैकेज द मटेरियल, सही बात है, मेड बाय ईआर, सही बात है, एंड डिलीवर इट टू इंट्रासेलुलर टारगेट एंड आउटसाइड द सेल, बिल्कुल, या तो सेल के अंदर भेजेगा या सेल के बाहर। वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय द ईआर फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी, सही है, एंड दे आर मॉडिफाइड एंड रिलीज फ्रॉम द ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी, सही बात है। अब बस अब यही पंगा होता है, असर्शन रीजन में जब दोनों सही हो गए, अब बताना है कि एक्सप्लेन कर रहा कि नहीं कर रहा, तो बताओ। हाँ, कह रहे कि गोल्जी बॉडी का मुख्य काम पैकेजिंग है, और रीजन में क्या कह रहा है कि ईआर ने जो वेसिकल बनाई है वो सिस फेस से इन्फ्यूज कर रहे हैं, कोई मतलब निकल रहा नहीं, तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है, ये हम ही करा दें, कर लोगे ना तुम लोग, ये 8-10 सवाल होमवर्क के लिए तुम लोग को दे रहे हैं, ठीक है, ये जाके तुम लोग प्रैक्टिस करना, जितने फिगर हुए सवाल सब बना के दे दिए हैं, ठीक है, ये तो करा भी दिया था ना। कोई बताएगा मुझे कितना टाइम लगे इन सवाल को करने में? हाँ, 25 मिनट टाइम, चलो ठीक है। अब ये तो पहला दिन है, अब इसमें किसी का अगर कोई सजेशन होगा तो बता देगा, मैं यहीं पे मिलूंगा अभी, ठीक है, कि सर ऐसा नहीं कुछ ऐसा कर दीजिए। ज्यादा क्या होगा, डांट खाओगे और कुछ नहीं होगा, लेकिन अपना सजेशन बता सकते हो, नहीं बता सकते हो सामने लिख के दे दो कि सर हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ कराओ, तो मतलब आपके दिमाग में कोई बेहतर आइडिया है तो हाँ यहां भी बता सकते हो। हाँ, स्टेटमेंट और अच्छा ठीक है, और अरे ये कह रहे हैं कि स्टेटमेंट और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करा दें, ये वाले रहने दें प्रीवियस ईयर। अरे वोटिंग वोटिंग कर लेते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे ही करें हम लोग, और असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले, और कुछ तो कुछ चाहते ही नहीं, ये बीच वालों से हम बहुत परेशान हैं, बीच में ना रहा करो, इधर या उधर रहो, कुछ तो कुछ कहते ही नहीं है, कहते जो मन हो तुम करो। और कोई देखते हैं, करा देते हैं, वो भी ऐड कर लेंगे। हाँ हाँ, बताओ बताओ, बोले शर्मा कह रहे हो, इतना सीधा मास्टर कहीं मिलेगा? कोई सजेशन देना चाहे कि सर कल या परसों ऐसे कर लें हम लोग, या ठीक है ऐसे? मुंह से बोलो, क्या कहना चाहते हो? हाँ,
हाँ बताओ बताओ क्या कहना चाह रहे हो। और कोई दीदी लोग? हाँ चलो पहले, हाँ तुम बताओ। हाँ हाँ ठीक है, तुम बताओ। अपडेट तुम रिवाइज ही करवा दे रहे हो उसमें। इस चैप्टर में कौन सा अपडेट था? स्लाइड एंड स्वान वाला हमने रिवाइज कर ही लिया है, तो उसको अलग से ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वो हम पढ़ाएंगे बताएंगे तो साथ में चलता रहेगा वो। और कोई? क्या 3 बजे से? तो हमें कोई शौक थोड़ी सवाल कराने का, सवाल तुम लोग कर लेना। ये हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, है ना। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। ये क्वेश्चन भी मिल जाएंगे एक सीट पे, ठीक है, और ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, कल मतलब परसों। कल तो टेस्ट है ना तुम लोगों का। चलो परसों मिलते हैं बेटा, ओके। बेटा किताब लेते हैं ना मेरी, ठीक है। सोल्यूशन ना मिल जाएगा, वो सर थे नहीं थोड़ा ना, इसलिए। बेटा फोटो जो लोग नहीं जमा किए वो दे देंगे, ठीक है।